Hello, students. All of you are most welcome. This is Krishna and our channel Physics Om Jai Guru. Students, as you know, मेरे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, सारी आंख के जक्के तारों और सीबीएसई बोर्ड के प्यारों, ये क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर हम स्टार्ट करा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स। चैप्टर नंबर 1 और नाम है इसका रियल नंबर। अब आप बोलोगे सर नंबर्स थी रहने देते, ये नाम क्यों रख दिया रियल? हाँ भाई, नाम रख दिया रियल नंबर, इसका मतलब है और भी नंबर हैं। रियल मतलब वास्तविक, तो फिर क्या सर कोई काल्पनिक नंबर भी होता है? यस, एक नंबर काल्पनिक भी होता है, उसको बोलते हैं इमेजिनरी। ओ सर, ये आप क्या बता रहे हो? इमेजिनरी नंबर भी होता है, यस। जैसे 3 और लगा दिया आई, आई किसका? ये इमेजिनरी का आई, तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया। सर ये पहले सुना नहीं है कभी। अरे भाई, आपने ये तो सुना है 2, ये रियल नंबर है। कैसे रियल नंबर? अभी डेफिनेशन देंगे रियल नंबर की, लेकिन याद रखिए हर रियल नंबर के साथ एक हम ऐसा जोड़ दें। ये लीजिए, ये जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो अब क्या हो गया इसमें? इमेजिनरी भी आ गया, रियल भी आ गया, और इन दोनों को मिला करके ये तो हो गया रियल और ये हो गया इमेजिनरी। ठीक है ना? दोनों को मिला दें तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स। सर ये मिल गए ना, तो नाम हो गया इसका कॉम्प्लेक्स नंबर। ओ सर क्या करा रहे हो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो कभी नहीं सुना। अरे भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब रियल और इमेजिनरी दोनों मिल जाएं, तो सर अभी तक इसका नाम क्यों नहीं आया? अब जैसे कहीं लिखा था 3, तो चलो आप कह रहे हो ये 3 रियल है, तो कॉम्प्लेक्स कहाँ है इसमें? अच्छा एक बात कहें कि हर नंबर कॉम्प्लेक्स है। देखो जरा 3 है, इसमें हमने क्या किया, 3i और लगा दिया और यहाँ पर इंटू 0 कर दिया। देखो इसमें ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है। अच्छा अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट ये रहा, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी है। ठीक है ना? ये इमेजिनरी पार्ट हो गया है ना, और मिलाकर के क्या हो गए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। अरे सर आप क्या ये नई चीज बता दी आपने, ये तो अच्छा चलो ज्यादा आगे का हो गया। सिलेबस पे ही रहते हैं भाई, चलो कॉम्प्लेक्स को तो हटाते हैं। सर हटा दो, समझ में तो आ ही गया। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मेन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब जिसमें रियल पार्ट होता है उसका और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, यानी एक इमेजिनरी नंबर होगा उसमें एक रियल नंबर होगा, दोनों को प्लस करें या माइनस करें, दोनों मिला करके बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और यदि किसी में ऐसे भी हो सकता है कि रियल पार्ट ना हो, जैसे कि मान लीजिए ये लिखा है, इसमें रियल पार्ट क्या है ही नहीं, नदारत है, 0 है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल इमेजिनरी पार्ट ना हो, जैसे कि हमने अभी लिख दिया था कि केवल अकेला 3 लिखा था, तो इसका मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। चलो भाई, अब इसको हटा देते हैं, आपकी समझ में आ गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, से हटाते हैं, फिर दोबारा से सिंपल आते हैं क्लास 10th पर। क्लास 10th मतलब रियल नंबर, चैप्टर नंबर फर्स्ट। रियल नंबर क्या होते हैं, एक बार वो सुन लें आप। रियल नंबर भाई ऐसे समझो, एक लाइन बना दी हमने, नंबर लाइन। ये क्या हो गई, नंबर लाइन। बीच में रख लिया 0, इधर रख लिया 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक, इधर -1, इधर -2, इधर -3 एंड सो ऑन। हाँ भाई, एक बात है, ये सारे रियल नंबर हैं। अच्छा सर ऐसा है, मतलब 0 जिसमें आ रहा है, जिसमें पॉजिटिव आ रहे हैं, देखो ये पॉजिटिव नंबर्स है ना, जिसमें नेगेटिव नंबर्स,
ठीक है, तो अच्छा ऐसे बोल सकते हैं सर, इससे तो हम ऐसे बोल सकते हैं रियल नंबर का एक क्वालिटी ये हो गई कि रियल नंबर्स एक्सप्रेस और डिनोट और रिप्रेजेंट सब ज्यादा सही है ऑन नंबर लाइन। हाँ सर, ये बात समझ आ रही कि रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ये वर्ड भले इतने अप्रोप्रिएट ना हो, एक्सप्रेस और डिनोट, लेकिन रिप्रेजेंट सही है ना। अच्छा भाई, और क्या इसमें से निकला सर? इसमें से ये भी निकला पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है ये भी रियल, यानी रियल नंबर बोथ पॉजिटिव, कैसे लिखें भाई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव numbers are both exist in real number। थोड़ा घुमा के लिख दिया है, इसका मतलब वही है कि पॉजिटिव नंबर भी रियल नंबर में आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं, आ रहे हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव। और क्या है भाई, और भी कोई क्वालिटी होनी चाहिए। अच्छा ये देखिए जरा, इसमें डेसिमल नंबर आते हैं क्या? मान लीजिए 1 और 2 है, तो क्या 1 से आगे भी तो बीच में भी तो नंबर होगा 1 और 2 के बीच में। मान लीजिए 1/2, 1/2 नहीं, ये तो इधर होगा 0 और 1 के बीच में, 0 1 ले लीजिए समझने के लिए, 0 और 1 के बीच में कोई 1/2 यानी 0 से लेके 1 तक है, तो आधा भी होगा 1/2 यानी कि 0.5। तो क्या ये भी रियल नंबर है? हाँ भाई, ये भी रियल नंबर है। इसका मतलब डेसिमल वाले भी आते हैं ना, इसका मतलब है डेसिमल वाले भी नंबर आते हैं। अच्छा, तो क्या डेसिमल वाले तो बहुत तरह के नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए 2/3 है, तो क्या ये भी आएगा, या उल्टा कर दीजिए जल्दी समझ में आए। अच्छा मैं पहले एक लाइन लिख देता हूँ, है ना, वो उससे आपको कुछ और क्लियर होगा। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड, ये रैशनल लिखा है, एंड इरेशनल। इरेशनल नंबर, इसका क्या मतलब है? ये कह रहा है कि रियल नंबर जो है वो रैशनल नंबर भी इसमें आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। तो रियल नंबर रैशनल भी है। अब ये बात आ गई कि अब रैशनल क्या होता है भाई? अरे सर थोड़ा थोड़ा तो आता है हमको। रैशनल नंबर जो है कुछ कुछ तो आते हैं हमें, जैसे रैशनल नंबर का याद है, रैशनल नंबर मतलब P/Q। अच्छा, थोड़ा आता है। और Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और PQ क्या है, इंटीजर होने चाहिए। P&Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर्स। अच्छा थोड़ा और एक्सप्लेन करें ना, ये तो कुछ मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गई। तो अरे सर क्या P/Q क्या है, P क्या है, Q कुछ ये तो बताइए। चलो भाई ऐसे बताते हैं। ये देखो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में पॉजिटिव नंबर हैं, यस सर, ये रहे 1 2 3। नेगेटिव नंबर हैं, यस सर, नेगेटिव नंबर हैं। क्या इसमें 0 भी है? यस सर, इसमें 0 भी है। अच्छा तो ये तीनों को मिलाकर के एक नाम दे दें, इन सबको बोलेंगे इंटीजर्स। इनको क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। ठीक है ना, इंटीजर्स का मतलब होता है पूरा नंबर, परफेक्ट, है ना। जैसे ये इंटीजर नहीं है क्योंकि ये पूरा नहीं है, फ्रैक्शनल है। अच्छा भाई, तो इंटीजर का मतलब समझ गए? इंटीजर्स में
तीन तरह के हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, नेगेटिव इंटीजर्स, ये नेगेटिव तो लिखिया है ना, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पॉजिटिव यहां से ले लो, इंटीजर है ना, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर और एक जीरो। तो इंटीजर का मतलब समझ में आ गया ना, तो कहने का मतलब दो इंटीजर इस तरह लिखे हो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। पी अपॉन क्यू मतलब डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पर 2/3 लिखा है, तो देखिए ये कह रहे हैं कि पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं, यानी पूरे पूरे नंबर है। तो 2 पूरा नंबर है, यस, पॉजिटिव जो इंटीजर है उनमें 2 आता है, पूरा नंबर है। 3 पूरा नंबर है क्या, यस, देखिए ये रहा पॉजिटिव इंटीजर में। तो ये क्या हो गया, पी अपॉन क्यू की आगे ये कह रहे हैं ना पी एंड क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, इसका मतलब ये रैशनल हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया। हाँ ये बात जरूर है कि यदि आपने 2/0 कर दिया तो ये रैशनल नहीं होगा, क्योंकि ये इंटीजर है, ये जीरो इंटीजर तो है, लेकिन देखिए कंडीशन लगी हुई है, यहाँ पहले लिखा हुआ है q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इंटीजर होने चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो भी इंटीजर है। डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में हो सकता है, 0/3 क्या है, रेशनल है ना। तो रेशनल का मतलब आप समझ गए होंगे। हालांकि रेशनल में देखिए 1/2 है, इस बात को ध्यान रखिए, ये देखने में ऐसा लगता है, इधर से देखोगे तो ये रैशनल नजर आएगा, क्योंकि 1 क्या है, 1 पॉजिटिव इंटीजर है, 2 पॉजिटिव इंटीजर है, और डिनोमिनेटर 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये रैशनल हो गया। लेकिन इधर देखोगे तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, अरे सर ये तो फ्रैक्शनल उस पॉइंट में आ गया। नहीं, डेसिमल वाले भी होते हैं, लेकिन डेसिमल की कैटेगरी हम 3 कैटेगरी उसमें बना देते हैं, तो आप समझ पाओगे, ठीक है ना, उसको और समझा देते हैं, एक बार नोट कर लीजिए। देखिए यहां पर मैं लिखे देता हूं, जैसे मान लीजिए 3/2 और इसमें तो ये पूरा आ जाएगा, हमें ऐसा छांटना है जो कि पूरा आना है। 3/2 करो, चलो नहीं सॉरी 2/3, 2/3 से ये होगा 0.666, इस तरह से। एक कैटेगरी और लीजिए, जैसे 22.7, देखिए अब डेसिमल की कैटेगरी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक कैटेगरी तो यही हो गई, जैसे कि आपका ये 1/2, एक कैटेगरी ये हो गई 1/2, इसका आंसर आ गया 0.5, ठीक है ना। इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें थोड़ा अंतर है। देखिए इसमें क्या अंतर है, इसमें अंतर ये है कि ये पूरा नहीं जा रहा है ना, डिवीजन किया तो सही, लेकिन 666 बार बार आ रहा है, यानी रिपीटेशन हो रहा है इसका, है ना, ये रिपीट हो रहा है एक नंबर बार बार। इसी तरह से 22/7 3, इसको जब सॉल्व करोगे ना 3.14, फिर आप आगे देखोगे कुछ नंबर आएंगे, आप एक बार देख लेते हैं। मतलब कुछ 3 या 4 नंबर इसमें बार बार आते जाएंगे, मैं इसे अब सॉल्व करूंगा तो और टाइम लगेगा, लेक्चर हम ज्यादा नहीं करना चाह रहे। हाँ भाई, तो इसमें 3-4 नंबर रिपीट होते जाएंगे, है ना, हर बार, जैसे 1 4 5 कुछ इस तरह से आता रहेगा, है ना। आप सॉल्व करें 3-4 एक साथ रिपीट होंगे, तो बार बार चाहे एक डिजिट रिपीट हो, चाहे 3-4 रिपीट हो, तो ये रिपीट नहीं होनी चाहिए, है ना। यदि ये रिपीट होंगे तो ये रियल नंबर में, रैशनल में, है ना, ये ध्यान रखिए 3 कैटेगरी हो गई। एक कैटेगरी ये रियल नंबर है, रैशनल नंबर है, सॉरी, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया, डेसिमल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसमें से ये वाला टाइप है, ये रैशनल है, ये वाले रैशनल नहीं है, जिनमें रिपीट हो रहा है मामला, ठीक है ना। और इसके अलावा एक और पार्ट हो सकता है, जैसे मान लीजिए
किसी का आंसर आया 3.123, ठीक है ना, तो ये आंसर जो है एक तरह से स्टॉप हो गया, ये आंसर एक तरह से स्टॉप हो गया। तो इसका मतलब एक कैटेगरी और आ गई, फोर्थ। एक बार फिर हिसाब लगाएं जरा, जैसे 1.2, तो ये इतना आ गया। देखिए यहां से देखिए जरा, थोड़ा कंफ्यूजन, जैसे पाई है और 22/7 है, तो पाई क्या है, पाई को कहते हैं इरेशनल। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर है पाई। और 22/7 को कहते हैं रैशनल। तो शायद मैंने उल्टा बता दिया, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। एक बार फिर सुन लीजिए, थोड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया। एक बार फिर सुन लीजिए, पाई क्या है, इरेशनल है। इरेशनल क्या है वो हमने क्लियर नहीं किए हैं, अभी तो सिर्फ नाम दिया है इरेशनल। इरेशनल के उदाहरण है जैसे कि √5 है, √3 है ना। अब बात आती है 22/7, ये इरेशनल नहीं है, जबकि पाई है। और आपने ये पढ़ा है कि पाई तो सर 22/7 के इक्वल होता है, लेकिन हकीकत ये है कि पाई एक्यूरेटली 22/7 के नहीं होता है, उसकी जो वैल्यू है कुछ खास अंक तक ही मिलती है, डिजिट तक, है ना, 3.14 लिखते हैं ना इसीलिए। और इसमें क्या होता है, इसमें वैल्यू रिपीट होती है। तो ये क्या है, ये रैशनल है। तो इसका मतलब, ये मैंने शायद उल्टा बता लिया, उसके लिए एक बार और सॉरी। देखो ये रैशनल है, ये भी कैटेगरी रैशनल है, ये भी कैटेगरी रैशनल है ना, रिपीट वाले भी रैशनल में आएंगे। इसीलिए पाई भले ही रैशनल है, लेकिन 22/7 क्या है, वो रैशनल है। रैशनल क्यों है, क्योंकि इसमें ये रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, पॉइंट की तो है लेकिन रिपीट हो रहा है। अच्छा, इसके बाद में एक कैटेगरी हमने ये करी, ठीक है ना, जो कि वो तो फिर इसी में आ जाएगी, क्योंकि कंप्लीट एंड हो गया इसका, तो एंड वाला भी इसी में आ रहा है। इसको तो छोड़ दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मतलब रिपीट होने वाले और रिपीट नहीं होने वाले। और रिपीट नहीं हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है ना। तो इस तरह से आप यहां तक समझ सकते हैं क्लियर, क्योंकि जब भी आप भूल जाएं, जैसे कि मुझसे गड़बड़ हो गया इसलिए, क्योंकि मुझे फिर याद करने के लिए पाई लाना पड़ा। पाई से मतलब ये है कि पाई जो है वो इरेशनल में आता है। तो इससे हमको याद आ गया भाई 22/7 इरेशनल में नहीं आता था, ये रैशनल था। तो ये रिपीट वाले भी रैशनल में, चाहे वो एक डिजिट रिपीट हो, चाहे बहुत सारे डिजिट बार बार रिपीट हो, है ना। तो ये रैशनल, ये रैशनल और ये रैशनल। और इसके अलावा इरेशनल का आप ले लीजिए, इरेशनल किनको कहेंगे, है ना। अब बात ये आती है कि इरेशनल किसको कहा जाए। तो इरेशनल में इस तरह के एग्जाम्पल, जैसे √5 है, √5, ठीक है ना, या √2। अब जैसे √2 का आप वैल्यू निकालोगे तो 1.41, फिर आगे भी आती जाएगी। तो ये आप देखोगे √2 और √3, √5, इनके आंसर तो आएंगे, लेकिन कंप्लीट आंसर नहीं आएगा, ये चलता ही जाएगा, चलता भी जाएगा और रिपीट ना हो। जैसे चलते तो ये भी जा रहे थे, लेकिन ये रिपीट होते जा रहे थे। ये आर में लिखे दे रहा हूँ रिपीट के लिए, मतलब ये भी चलते जा रहे हैं, इनका भी एंड नहीं हो रहा, लेकिन रिपीट हो रहे हैं। इसी तरह से ये भी चलता जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। और ये पॉइंट वाला भी है। देखो यहां से शायद एक बार फिर देखिए तो और क्लियर होगा। देखिए डेसिमल वाले रैशनल में भी आ रहे हैं, इरेशनल में भी आ रहे हैं, लेकिन दोनों में एक खास डिफरेंस है, वो ये है कि रैशनल वाले में या तो कंप्लीट आंसर आ रहा है, ठीक है ना, तो वो रैशनल हो ही गया, या फिर जो आंसर नहीं आ रहे हैं पूरे, लगातार चलते जा रहे हैं एंड सो ऑन, लेकिन डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो वो रैशनल है। और यदि डिजिट चलते जा रहे हैं, आंसर नहीं आ रहा है एंड सो ऑन हो रहा है, ठीक है ना, ये वाला एग्जांपल, लेकिन डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, मतलब ये आप सॉल्व करोगे तो ये आता जाएगा, लेकिन एंड नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा कोई डिजिट, तो ये वाले कहलाएंगे इरेशनल, ठीक है ना। तो आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे। इरेशनल, रैशनल का तो पूरा बता ही दिया, और इरेशनल का मतलब ये √5, √3, पाई, ये सब इरेशनल हैं। और डेसिमल की दृष्टि से देखें तो डेसिमल की दृष्टि से ये है कि इनके आंसर कंप्लीट नहीं आते हैं,
आगे डिजिट आते चले जाते हैं, लेकिन कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता। ये इरेशनल की खासियत है। जबकि ये भी नंबर इस तरह के हैं कि ये आते जा रहे हैं, आंसर इनका भी कंप्लीट नहीं आता, लेकिन इनके डिजिट रिपीट होते हैं, इसलिए ये रैशनल है। मैं समझता हूँ ये काफी मैंने बता दिया। बीच में मैंने भी थोड़ा सा कंफ्यूज होकर के गलत बता दिया था, उसके लिए एक बार फिर सॉरी। अब आप समझ गए होंगे रैशनल इरेशनल। और ये रैशनल इरेशनल दोनों रियल नंबर में आते हैं, ठीक है ना। तो रियल नंबर का यहाँ पर अब ये स्पष्ट होता है। इसके बाद में आगे चलते हैं, और इसके लिए आपके सबसे पहले आपके सिलेबस में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक पेन और नोटबुक लेके बैठिए, और ये मैं हमेशा से बताता रहा हूं कि इनको नोट करिए। हेडिंग डाल लीजिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये आपके सिलेबस में, ये क्या थ्योरम है सर? ये लीजिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जहां पर रैशनल इरेशनल का कंफ्यूजन हुआ है, उसको वीडियो को आप बार बार स्टॉप करके और रिपीट करके देखें, तो वो पूरी बात समझ में आएगी, है ना। हाँ भाई, ये क्या है? जैसे मान लीजिए आपने लिखा 60, या लिख दिया 8, लिख दिया, मान लीजिए, चलो 60 लिख देते हैं। इसको आप फैक्टर करिए इसके। मान लीजिए 2 इंटू 30 लिखा पहले आपने, फिर आपने लिखा 2 इंटू, इसको भी कर लीजिए 3 इंटू 10 लिख दिया, और इसको 2 इंटू 3 और 10 को लिख दिया 2 इंटू 5, है ना। और सेटिंग से लिख लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये इस तरह से हो गया। 60 को आपने फैक्टराइज कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये कहलाते हैं फैक्टराइजेशन कहलाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। फैक्टर कर दिए, किसके साथ करे हैं? ये प्राइम नंबर के साथ करे हैं। गौर से देखिए। अब आप बोलोगे सर प्राइम नंबर ये कहां से, ये कौन सी बला आ गई? प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि या तो आप ऐसे कीजिए किसी से डिविजिबल नहीं होते, लेकिन उसमें एक बात आ जाती है कि भाई कोई भी नंबर अपने आप से तो डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए प्राइम नंबर 3 है, तो क्या आप देखो ये डिविजिबल है, ये किसी से नहीं है, लेकिन अपने आप से तो हो जाएगा ना, इट सेल्फ तो हो ही जाएगा ये डिविजिबल। फिर आप ऐसे भी कह सकते हो सर 1 है, 1 से तो सभी डिविजिबल है। बात तो सही है, 1 से तो कोई भी नंबर डिविजिबल हो जाता है। तो कहने का मतलब इस तरह का कोई नंबर हो जो या तो अपने आप से उसे डिवाइड आप कर सकें या 1 से कर सकें, इसके अलावा किसी से डिविजिबल ना हो, तो उसे बोलेंगे प्राइम नंबर। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। तो ये कहलाते हैं प्राइम फैक्टर्स। ये क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स या प्राइम, इस प्रोसेस को आप बोल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी इस नंबर को, तो अब इसको देखिए जरा, क्या 60 प्राइम है? नहीं, 60 तो प्राइम नहीं है। अब हमने जैसे प्राइम नंबर एक नाम रख दिया नंबर का, जिसका मतलब कोई और भी नंबर होता है, यानी ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये किसी में नहीं है, तो उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे ये 60 क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कौन से हैं? ये तो डिविजिबल हो जाते हैं और किसी से भी, जैसे ये देखिए 2 से भी हो रहा है, 3 से ही, 5 से, तो ये तो कंपोजिट नंबर है। और प्राइम कौन से? जो 1 से और खुद से ही डिविजिबल है और किसी से नहीं होंगे, तो ये कंपोजिट नंबर है। तो यह हमने क्या किया, देखिए ध्यान से देखिए प्रोसेस क्या है कि कंपोजिट नंबर को हमने तोड़ दिया, तोड़ने मतलब फैक्टर कर दिए, और किसके साथ? मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो ये फैक्टर कहलाते। फैक्टर का मतलब ऐसे टुकड़े, ऐसे पार्ट्स जो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आप उनको ब्रेक कर दे। जैसे मान लीजिए 60 है, तो आप बोलोगे सर ये लीजिए पार्ट तो ये कर दिए 30 + 30, तो क्या ये भी फैक्टर है? नहीं, ये फैक्टर नहीं है। ये फैक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्लस के थ्रू आपने किए हैं। फैक्टर वही कहलाएंगे फैक्टर्स जो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू होंगे ना, ये वाले। तो ये हमने देखा कि 60 को हमने ब्रेक किया है, यानी इसके फैक्टर्स कर दिए हैं, और ये जितने भी पार्ट आ रहे हैं, अब देखिए सब प्राइम नंबर हैं।
जैसे 2 है, 2 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, 1 और इटसेल्फ, खुद के अलावा। जैसे 5 है, ये केवल 1 से और खुद से ही डिविजिबल है और किसी से नहीं है। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो ऐसा, और 60 का ये कंपोजिट नंबर है। तो ऐसा कंपोजिट नंबर जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके एक्सप्रेस कर सकें, यानी इसके फैक्टर्स भी कर दिए और प्राइम नंबर के थ्रू कर दिए, तो ये वाला प्रोसेस कहलाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यानी कि ऐसे आप लिख सकते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लीजिए, कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये एक्सप्रेस कर दिया इन द फॉर्म, या एज लिख लिए, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख दिए। प्राइम्स का मतलब ये प्राइम नंबर इन वन एंड ओनली वन वे। मतलब कहने का ये है, कोई भी कंपोजिट नंबर है, आप उसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सप्रेस कर दीजिए, मतलब ये देखिए खोल दिए, और किसके रूप में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर से। ये प्रोडक्ट हो ही रहा है, या प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे आप कह सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलिए अब इसके बाद में हम देखते हैं कि आगे इसके मेथड्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उनमें कौन कौन से मेथड्स अप्लाई होंगे। देखिए एलसीएम और एचसीएफ आपने छोटी क्लासेस में भी ये पढ़े हैं। एलसीएम या ऐसे लिख लें, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना। मतलब एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन होता है, और वो क्या रिलेशन होता है, तो पहले तो हम ये जानें कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए 60 है एक नंबर, ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है ना। आपने कहा सर एक नंबर और ले लीजिए, सेकंड नंबर ले लिया हमने 420, और अब हम कहते हैं कि भाई इसके एलसीएम निकालिए। तो सबसे पहले जरूरी है इनके हमें फैक्टर्स करने पड़ेंगे और प्राइम नंबर के फॉर्म में करने पड़ेंगे। जैसे अभी किया था 2 × 2, 3 और 5, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। और 420 को भी करिए 2, और अब बात ये आती है जैसे बड़ा नंबर है, तो एक बार इसका मेथड बता दें। वैसे तो आपने छोटी क्लासेस में ये किए होंगे, डिवीजन वाले मेथड से करते हैं। देखिए जैसे ये 420 लिखा है, तो सीधे सीधे डिवाइड करिए, 2 से करिए तो क्या आ जाएगा, 210 आ जाएगा। फिर 2 से करिए तो 105 आ जाएगा। फिर आप 5 से करिए तो 21 आ जाएगा। फिर आप 3 से करिए तो 7 आ जाएगा, और 7 से करिए तो 1 आ जाएगा। कुछ इस तरह से आएंगे ना। हालांकि ऑर्डर से हो तो ज़्यादा अच्छा है, 2 2 उसके बाद 3 ले लेते आप, है ना, तो उससे भी चले जाते, कोई ऐसी बात नहीं। पर मेरा मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है इससे कौन देख रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हो। इन्हें ऑर्डर से लिख लीजिए, 2 2, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। फिर इसके बाद 3 लिख दीजिए, इसके बाद 5, इसके बाद 7, है ना। और एक बार इन्हें चेक जरूर कर लीजिए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, और 5 60, और 7 हाँ सही लिखा है, ये 420 आता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमने 60 के किए थे। अब आप देखिए ये भी फैक्टर्स किए हैं, और प्राइम नंबर्स के रूप में, ये सारे प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, इनके जो भी नंबर दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड या थर्ड, 3 भी हो सकते हैं, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है 2 ही नंबर हो, 3 नंबर भी हो सकते हैं। तो अब इसमें हमें जैसे एचसीएफ निकालना है, ये 2 नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, तो इसमें देखेंगे कॉमन पार्ट। एचसीएफ का मतलब क्या है, कॉमन पार्ट या कॉमन फैक्टर। देखिए जरा कौन सा टुकड़ा ऐसा है जो दोनों में है। देखो भाई 2 दोनों में 2 है, फिर एक बार 2 आ रहा है, ये भी है,
मतलब जितनी बार है उतनी बार लिखे जाएंगे, ये तो कॉमन है, तो ये भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट कॉमन है। तो ये कितना आंसर आया, 60। तो इसका मतलब HCF क्या आ गया, 60 आ गया। एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये सबसे पहले हम ये निकाल रहे हैं, मतलब रिलेशन LCM और HCF में तो बाद में निकालेंगे ना, पहले ये पता हो LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे, HCF कैसे करेंगे, तो वो प्रोसेस बता रहे हैं। तो पहला तो ये आप इनके फैक्टर करिए और प्राइम नंबर्स के फॉर्म में करिए, उसके बाद कॉमन पार्ट जो होगा वो HCF हो जाएगा। और LCM के लिए क्या करना है वो देखिए ध्यान से। LCM के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसमें देखिए जो भी नंबर है शुरू से नंबर ले लीजिए, नए नए नंबर लेते चले जाइए। जैसे नया नंबर 2 है, यहाँ से शुरुआत करिए। इसमें कितनी बार आया, एक बार आ रहा है, नहीं इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें भी 2 बार आ रहा है, तो आप 2 बार इसे लिख दोगे। इसमें मान लीजिए एक बार आता, ठीक है ना, तो फिर जो ज्यादा बार आता है, बार बार आता है, ज्यादा बार आता है, उसे लिखते हैं। जैसे एक बार आता है इसमें, तो एक बार नहीं लिखा जाता, इसमें 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिखा जाता, ठीक है ना। मान लीजिए इसमें 2 बार आ रहा है 2 और इसमें आ रहा है 3 टाइम्स, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, तो फिर 2 बार नहीं, ज्यादा बार वाला लिखा जाता है, 3 बार लिखते, ठीक है ना। चलिए भाई, और नया नंबर कौन सा है, 3 है, ये कितनी बार आ रहा है, इसमें भी एक बार, इसमें भी, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। 5 भी एक एक बार ही आ रहा है। फिर इसके बाद कुछ और भी बचता है, 7 बच रहा है ना, जो बच रहा है उसे लिख दीजिए, जितने भी डिजिट बाद में बचते हैं वो सारे लिखे जाएंगे। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 3, ये 420 आ गया। इसका LCM जितना है उतना ही आ रहा है, 420 है ना। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जैसे ये दोनों मिल जाएं तो आप घबराइए मत, ऐसा भी हो जाता है ना। एक बार फिर समझ लिए LCM का जो मेथड है, इसमें हम जितने भी नंबर हैं सबकी काउंटिंग करते हैं। जैसे 2, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर अलग से लिख लीजिए, 2 नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, जो जो नए नए नंबर यही है। रिपीटेशन की बात अलग है, रिपीटेशन नहीं लिख रहे इसमें, एक एक बार लिख रहे हैं, तो इतने ही है देखिए, और तो कोई नया नंबर है नहीं। अब इनका हिसाब लगाइए, जैसे 2 है तो जिसमें ज्यादा बार आ रहा है उसे लिखिए, इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें 2 बार, तो फिर दोनों में 2 बार है तो वो तो 2 ही बार लिखा जाएगा, 2 टाइम्स। 3 कितनी बार आ रहा है, एक एक बार आ रहा है, तो एक ही बार लिखा जाएगा। 5 भी एक बार आ रहा है, तो और जो बच जाए उन्हें सबको लिख दो, है ना, उसको कॉपी कर दो। तो ये 420 LCM हो गया और 60 HCF। अभी तक हमने क्या निकाला, केवल HCF और LCM निकाला है। अब हम ये देखेंगे इनका रिलेशन आपस में क्या है। तो रिलेशन के लिए आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना है। रिलेशन है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ठीक है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करिए और राइट हैंड साइड में लिख दीजिए LCM इनटू HCF, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, ध्यान से देखिए, यानी प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर दिए हैं, अभी 2 नंबर का ले रहे हैं तो 2 नंबर लिख दिए, और इधर LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला है जो कि रिलेशन बताता है, और इसके लिए कोई क्वेश्चन ले लें तो जल्दी समझ आ जाएगा। मान लीजिए इसी में से क्वेश्चन बना लेते हैं। बी है 2 नंबर्स, 2 नंबर हैं आपके पास, ठीक है ना, और दोनों नंबर का, चलिए ये मैं हटा देता हूं, ये मैं लिखे इसलिए दे रहा हूं, यहां लिखे देते हैं ना, क्वेश्चन बना लेते हैं। देयर आर 2 नंबर्स, देयर आर 2 नंबर्स, यही 60 एंड 420, and the LCM of these number is कितना निकाला है, 420। फाइंड आउट HCF ऑफ द नंबर्स। मतलब कहने का ये है, इन्होंने ये कहा है कि हमारे पास 2 नंबर है 60 और 420, इसमें से इनका LCM दिया है इतना, तो HCF निकालिए। मतलब वही पुराना फंडा है, कोई भी फॉर्मूला दिया होता है तो जितने भी टर्म्स हैं, जैसे 1 2 3 4,
4 टर्म्स मान लीजिए, तो 3 मालूम होने चाहिए, 3 नोन होने चाहिए, 1 अननोन होना चाहिए। तो वो इन्होंने किया है, 2 नंबर दे दिए देखिए, और 1 एलसीएम दे दिया। तो 4 में से 3 बातें तो दे ही दी, तो वो 4th वाली तो निकल ही आएगी ना। तो आप निकाल लीजिए कैसे। फर्स्ट नंबर की जगह क्या लिखोगे? 60। फर्स्ट नंबर 60 है, दूसरा क्या है? सेकंड नंबर 420 इज इक्वल टू एलसीएम कितना दिया है? 420, ये दे रहे हैं इसमें क्वेश्चन में, है ना, 420, और एचसीएफ आपको निकालना है, तो यहीं से देख लीजिए। इसको मैं आप सबको हटा देता हूं जिससे थोड़ी सी स्पेस हो। तो देखिए यहां से एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ अकेला छोड़ दीजिए, इधर क्या लिखा हुआ है जिसका वैल्यू निकालते हैं वो अकेला रहना चाहिए, 60 इंटू 420, और एलसीएम ये इसको भी हटाइए, यहाँ से इधर ले जाइए, तो ये इंटू है तो इधर क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा 420, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 60। और आप ध्यान से देखेंगे अभी हमने ये रफ कर दिया, इससे पहले जो सॉल्व किया था तो एचसीएफ यही आया था 60, है ना। तो ये आप समझ गए, इस क्वेश्चन को बार बार घुमाया जा सकता है। एचसीएफ जैसे एलसीएम इसमें दिया, हो सकता है किसी में एचसीएफ दिया हो और आपसे एलसीएम पूछा जाए, तो वो भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई एचसीएफ इतना है और एलसीएम इतना है, एक नंबर इतना है, तो ये वाला निकाला जाए। एक बार फिर देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। देयर आर 2 नंबर्स, है ना, where the HCF of these numbers is 60, वो ही लिखे दे रहा हूं मैं, है ना, 60, एंड LCM 420 रिस्पेक्टिवली, है ना। वन नंबर इज 60, देन फाइंड द सेकंड नंबर। अब की बार इन्होंने क्या किया? एक नंबर गायब कर दिया। हाँ, इसमें एलसीएम और देना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 अननोन नहीं होने चाहिए। एलसीएम ऐसे यहाँ दे दिए, एचसीएफ, एलसीएम और ये 3 दे दिए। तो देखो यहाँ पर ट्रांसफर करके देखिए, अपने आप आ जाएगा। देखो इसी वाले फॉर्मूले में लिखे देते हैं। फर्स्ट नंबर इन्होंने दे दिया है, कोई एक नंबर 60, ठीक है ना। सेकंड नंबर नहीं दिया है, ये पूछा है आपसे कि बताइए। एलसीएम कितना दिया है? 420, और एचसीएफ कितना दिया है? 60। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ निकाल लीजिए। सेकंड नंबर जिसे निकालते हैं ना वैल्यू, उसको अकेला रखते हैं, मैं आपको बता ही चुका हूं। उसको अकेला छोड़ दीजिए, जो भी इधर उधर है उनको सेट करिए। जैसे सेकंड नंबर को अकेला छोड़िए, इधर क्या लिखें? 420 इंटू 60, और इधर ये 60 है, इसको हटा दीजिए, दूसरी साइड में ले जाइए, क्योंकि इसको अकेला करना है। तो 60 से 60 कैंसिल, तो ये 420 हो जाएगा। और सेकंड नंबर क्या है? वो 420 ही था जो हम शुरू से लेके चले थे। तो आपने देखा कि इस फॉर्मूले को कई तरह से यूज किया जा सकता है। अब इसके बाद में एक लास्ट मेथड है कि कोई नंबर दिया होगा, आपसे पूछा जाएगा भाई आप प्रूव करिए कि ये रैशनल है या इरेशनल है। उसको लिए लेते हैं। जैसे मान लीजिए √3 है और आपसे कहा जाए भाई प्रूव करिए। अब आपको तो पता है ये इरेशनल है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कैसे इरेशनल है, हमें प्रूव करके बताइए। यानी कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। ये आपको प्रूव करना है। मालूम तो आपको है, लेकिन वो ये कह रहे हैं मालूम तो हमको भी है, लेकिन आप इसको प्रूव करिए कि इरेशनल नंबर है √3। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन है वो उल्टा लेकर के चलते हैं, ऑपोजिट मेथड लेके चलते हैं। जैसे इरेशनल कह रहे हैं तो आप रैशनल मान के चलिए। पहले हमने एक एजम्पशन ले लिया, एक कल्पना कर ली, लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। उल्टे तरीके से लेके चलिए, है ना। अब ये रैशनल नंबर है तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है रैशनल नंबर है सॉरी
ये जो है रैशनल तो वो नंबर होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में आते थे, या फिर A अपॉन B लिख लीजिए यहाँ। और ये A एंड B ये को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब आप बोलोगे सर को प्राइम क्या आ गया, ये एक नई चीज आ गई, को प्राइम नंबर्स। ए और बी क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर उनको कहते हैं, एक बार सुन लीजिए, मान लीजिए 3 है और 10 है, तो आप देखेंगे जब इसके फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर 1 इंटू 3 आएंगे, है ना, और इसके करोगे तो 2 इंटू 5 और 1 तो सब में आता ही है। तो देखिए इसमें कॉमन पार्ट देखोगे तो केवल 1 है, यानी कि को प्राइम नंबर्स वो कहलाते हैं। पहली बात तो ये पेयर में ही होंगे, अकेला नहीं होता है ना, तो वो कहलाते हैं जिसमें कॉमन पार्ट केवल 1 हो, ठीक है ना। फैक्टर्स करें, प्राइम नंबर फैक्टर्स करें तो कॉमन क्या आना चाहिए, यानी ये 1 से डिविजिबल होने चाहिए, कॉमन पार्ट सिर्फ 1 है, और कोई भी नंबर ऐसा ना हो जिससे कि ये डिविजिबल हो जाए, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर, ठीक है ना। इसके बाद में इसको सॉल्व कर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो अंडर रूट 3b इजिकल टू ए आ जाएगा। स्क्वायर कर लीजिए, दोनों का स्क्वायर मान लीजिए किया तो 3b स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर आ जाएगा ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए ध्यान से, यदि ऐसा लिखा है तो यहां से ये साबित हो रहा है, देखो इसका मतलब तो यही हुआ ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को आपने इधर रख दिया, 3 को आप इधर ला सकते हो, ऐसे भी तो लिख सकते हो, तो ये तभी तो है, ये 3 से डिविजिबल है। ये क्या बता रहा है कि ए स्क्वायर क्या है, वो 3 से डिविजिबल है। तो आप लिखिए यहाँ पर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, है ना। इसको मैं हटा ही देता हूं। अच्छा, कोई स्क्वायर है डिविजिबल है तो सिंगल भी उसका डिविजिबल हो गया, यानी ए भी, इसका मतलब है ए स्क्वायर है तो ए भी डिविजिबल होगा, है ना। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ठीक। तो ये एक मतलब रिजल्ट निकल के आया, एक कंडीशन। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां से आप ये देखें कि यदि ये ए डिविजिबल है तो आप लिख सकते हो किसी से, 3 से है तो ऐसे लिख सकते हो 3, और सी भी लिख सकते हो, एक नंबर और ले सकते हो, डिविजिबल है तो। अरे भाई ए और 3 ऐसे, तो ये डिविजिबल हो गया कि नहीं, और सी भी, सी की वैल्यू हो सकती है अलग अलग। तो यहां पर यदि इसको आप स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये सी यहां पर एक इंटीजर मान लीजिए। अच्छा भाई, स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर हो जाएगा ना, या फिर इसको उल्टा भी लिख दो तो भी कोई बात नहीं, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब मैंने ये उल्टा इसलिए लिखा क्योंकि ये आप समझ पाए। देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल वही फॉर्म आ गई, इधर ए स्क्वायर लिखा है, इधर 3 लिखा है, इधर बी की जगह सी लिखा है, तो बिल्कुल इस रिजल्ट की कॉपी कर दीजिए। जो कंक्लूजन आया था वो यहाँ भी लिखा जा सकता है। ए स्क्वायर क्या है, 3 से डिविजिबल है। सॉरी, इसमें कुछ अंतर आ रहा है क्या, हमने ए इजिकल टू 3c लिखा, ठीक है ना। तो अभी इसको स्क्वायर नहीं करना, बल्कि इसको आप यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, रिजल्ट तभी आएगा। ए जो है इसकी वैल्यू 3c यहाँ पर रखी है तो क्या आ जाएगा, 3b स्क्वायर इजिकल टू, ए की जगह लिखिए 3c का स्क्वायर, है ना, तो ये हो गया 3b स्क्वायर, ये आ गया 9c स्क्वायर, ठीक है ना, और 3 से 9 कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, तो ये आया लाइन बी स्क्वायर इजिकल टू 3 स्क्वायर, 3c स्क्वायर। या इसको पलट के लिख दीजिए तो आप लिख सकते हो 3c स्क्वायर, यहां लिख देता हूं, ये 3 टाइम्स कटा तो ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो 3c स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। देखिए ये दोनों स्टेप, देखिए एक स्टेप ये, एक ये, दोनों बिल्कुल
आपस में एक दूसरे के कॉपी है, थोड़ा अंतर है। देखो ए स्क्वायर यहाँ लिखा है, यहाँ बी स्क्वायर लिखा है, 3 3 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, स्क्वायर वाली फॉर्म है वो स्क्वायर के रूप में लिखी है, 3 लिखा हुआ है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये जो रिजल्ट है वो यहाँ भी फिट हो जाएगा, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो ना, बी स्क्वायर और 3 को इधर ला सकते हो तो ये इधर जाके डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि इसके आधार पर आप ये कंक्लूजन लिख सकते हो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 और इसकी वजह से b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है ना। तो आप देखिए ध्यान से, ये दोनों कंक्लूजन यदि आप मिला करके देखें, जैसे एक तो ये वाला, इसमें ये कह रहे हैं कि a 3 से डिविजिबल है और b भी 3 से डिविजिबल है सॉरी। तो इसका मतलब ये हुआ ए और बी का जो है एक कॉमन पार्ट आ गया, ये कॉमन फैक्टर आ गया ना। जबकि हमने शुरू में ए और बी को माना क्या था, को प्राइम नंबर। सो मैंने आपको बताया को प्राइम नंबर का केवल 1 कॉमन पार्ट हो सकता है ना। 1 से डिविजिबल हो सकते हैं दोनों ए और बी, लेकिन इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें तो नंबर आ रहा है 3। 3 एक ऐसा नंबर है जो ए इससे भी डिविजिबल है, 3 मतलब ए जो है 3 से डिविजिबल है और बी भी 3 से डिविजिबल है, यानी कि कॉमन पार्ट एक और आ गया 1 के अलावा, जो पॉसिबल नहीं है। यदि ऐसा है तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि कॉमन ये कोई और 1 के अलावा कोई और पार्ट आना ही नहीं चाहिए, कॉमन पार्ट जिससे कॉमन नंबर जिससे कि डिविजिबल हो जाए, लेकिन ये हो रहे हैं। इसका मतलब है ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। इसका मतलब स्टार्टिंग में जो हमने एजम्पशन किया था, जो हमारा एजम्पशन था कि भाई ये रैशनल नंबर है, ये गलत है, गलत ही हो गया। क्योंकि इसलिए गलत हो गया, यहाँ हम लिख सकते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए एंड बी हैविंग कॉमन पार्ट, कॉमन फैक्टर कह लीजिए या पार्ट कह लीजिए, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बी assumed A and B are co-prime numbers। मतलब कॉमन पार्ट या कॉमन फैक्टर आने ही नहीं चाहिए, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमने शुरू में ए और बी को क्या माना है, को प्राइम नंबर्स माना है। को प्राइम नंबर में 1 के अलावा कोई कॉमन पार्ट नहीं होता है, यानी कि ये 1 के अलावा 3 से भी डिविजिबल हो रहे हैं, 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन पार्ट है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था। इसका मतलब है आवर एजम्पशन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है ना। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था, और यदि ये गलत है तो ये रैशनल नंबर नहीं है, और रैशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इरेशनल है ये। सो या लास्ट में लिख दीजिए देयरफॉर √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। इसका मतलब यही हुआ ना और we can say √3 is irrational number। ये हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ। एक बार फिर सुन लीजिए, हमने क्या किया है, इन्होंने कहा कि भाई प्रूव करिए
ये √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमने क्या है, इसका सॉल्यूशन में उल्टा माना है, एजम्पशन क्या किया ये √3 रैशनल है। फिर हमने रैशनल है तो फिर a/b की फॉर्म में लिखा। तो a b क्या है, को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर उनको कहते हैं जिनमें यदि आप उनके फैक्टर करें तो केवल 1 जो है वो कॉमन पार्ट होना चाहिए, कॉमन फैक्टर होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो HCF, मतलब ये एक और नए तरीके से समझाई देते हैं। को प्राइम नंबर का मतलब ये है कि दोनों नंबर का HCF क्या होना चाहिए, 1। ये और ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी समझ में आएगा। को प्राइम नंबर का HCF निकालिए, वो केवल 1 होना चाहिए। और HCF किसको कहते हैं, कॉमन फैक्टर को, कॉमन पार्ट को। यानी कि दोनों नंबर में 1 ऐसा है जो कि कॉमन पार्ट है, यानी कि 1 से ये डिविजिबल होनी चाहिए, किसी और से नहीं। लेकिन जब सॉल्व किया तो पता चला ये 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब ये जो एजम्पशन था रैशनल नंबर मानने का, वो गलत सिद्ध हो गया। तो फिर ये क्या है, इरेशनल है। ओके, तो बस यहीं तक इसके मेथड्स हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 कराएंगे और इसको आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। आपने इतने ध्यान से सुना, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, ओम जय गुरु।